This video of I Explain Movie channel is brought to you by Creative Guide Studio, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हाईली रिकमेंडेड मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है कुट्टुवम शिक्षयम। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी खासियत ये थी कि इसमें आपको मूवी जैसी बनावटी फीलिंग नहीं आती। मूवी की कहानी ही इसकी जान है। इसलिए चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्रिएटिव गाइड स्टूडियो ऑर्गेनाइज्ड अ कैश रिवॉर्डिंग क्विज फॉर द ऑडियंस ऑफ आवर चैनल, जहां आपको इस वीडियो में आने वाले क्विज का सही जवाब हमें कमेंट करना है और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर डीएम करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिएटिव गाइड स्टूडियो विल चूज द विनर इन नेक्स्ट 2 days एंड सेंड द कैश रिवॉर्ड थ्रू यूपीआई। इसलिए आज का वीडियो ध्यान से देखना, ताकि क्विज और उसका कैश रिवॉर्ड आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से, जिसमें पुलिस वाले कुछ आदमियों को पकड़ने के लिए जाते हैं। एक आदमी पुलिस वालों को उकसाता है और फिर वो और उसके साथी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। और तभी दूसरा सीन आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि साजन अपने घर पर सोते हुए ये सब सोच रहा होता है। दरअसल ये सब साजन के अतीत में हुई घटना होती है, जिसकी वजह से साजन डिप्रेशन में होता है। अब सीन बदलता है गांधी चौक की तरफ, जहां रात के वक्त सभी पुलिस वाले अपने अपने काम से चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर चोर एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं और फिर वहां से सारा सोना लूट लेते हैं। सुबह का वक्त होता है। रोज की तरह एक आदमी साइकिल चलाते हुए जब उसी दुकान के सामने पहुंचता है, तब उसे चोरी के बारे में पता चलता है और तब वो पुलिस और ज्वेलरी शॉप के मालिक को बताता है और फिर यह खबर टीवी पर आ जाती है। ये केस साजन ही हैंडल करता है। साजन अपनी टीम के साथ वारदात वाली जगह पर पहुंचता है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के आने के बारे में पूछता है। डॉग स्क्वाड वालों के पहुंचते ही साजन उन जगहों पर पहुंचता है जहां जहां से चोरी करके लुटेरे भागे थे। इसके बाद सीन बदलता है और साजन ज्वेलरी शॉप के मालिक से मिलकर ज्वेलरी शॉप के अंदर तहकीकात करने जाता है। साजन ज्वेलरी शॉप के मालिक को चेतावनी देता है कि फॉरेंसिक जांच होने से पहले वो किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। इसके साथ ही साजन ज्वेलरी शॉप के मालिक से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में ज्वेलरी शॉप का मालिक कहता है सीसीटीवी कैमरा कुछ दिनों से खराब चल रहा है। अब आगे साजन ज्वेलरी शॉप के मालिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ धीरे धीरे लॉकर की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर साजन ध्यान से देखता है कि लॉकर को एक डिब्बे के आकार में काटा गया है और उसी जगह से सोना चोरी किया गया है। कटिंग इतनी सफाई से की गई होती है कि साफ पता चलता है कि चोर इस काम में माहिर थे। इसके बाद साजन वहां मौजूद पुलिस वालों से बाकी जरूरी जानकारी लेता है। तभी ज्वेलरी शॉप का मालिक लॉकर को दोबारा से चेक करके बताता है कि उसका मेन लॉकर चोर तोड़ नहीं पाए और उसके अंदर रखा सोना बिल्कुल सुरक्षित है, जैसा पहले था वैसा ही है। इसके बाद एक सीनियर पुलिस वाला मौके पर पहुंचता है। साजन अपने सीनियर को अब तक की पूरी जानकारी विस्तार से देता है। सारी डिटेल्स सुनने के बाद सीनियर पुलिस वाला जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन जाने से पहले वो साजन से उसका हालचाल पूछता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो किसी परेशानी में है तो पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। वो उसे उसके पुराने केस की याद भी दिलाता है और कहता है कि तुम जानते हो हमने तुम्हारा केस कैसे संभाला था। दरअसल सीनियर पुलिस वाला यहाँ साजन के उसी पुराने अतीत की तरफ इशारा कर रहा होता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद साजन एक दूसरे पुलिस वाले को फोन करता है, जिसका नाम बशीर होता है। उस समय बशीर किसी दूसरी जगह जांच में लगा होता है। वहां वो बिजॉय नाम के एक लड़के को समझा रहा होता है कि किसी को सजा देने के लिए उसे मारना गलत है, कानून अपने तरीके से काम करता है। सीन फिर से ज्वेलरी शॉप पर शिफ्ट होता है, जहां साजन मालिक के साथ बैठा होता है। वहीं मालिक का बेटा भी मौजूद होता है, लेकिन उसे इस चोरी की उतनी चिंता नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तभी वहां बशीर भी पहुंच जाता है। साजन एक पुलिस वाले को ऑर्डर देता है कि वो ज्वेलरी शॉप के मालिक को थाने ले जाकर उसका स्टेटमेंट ले ले। साथ ही दूसरे पुलिस वाले को भी ये कहता है कि चूंकि शॉप पर खून के निशान मिले हैं, इसलिए आसपास के लोकल अस्पतालों में भी जांच की जाए। इसके बाद साजन बशीर से कहता है कि ठीक चोरी के समय ही सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, जो काफी शक पैदा करता है। इस बात पर बशीर कहता है कि उसे पहले भी शक था कि कहीं ये लोग इंश्योरेंस क्लेम के लिए झूठा केस तो नहीं बना रहे, लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि ज्वेलरी शॉप का मालिक काफी नामी और भरोसेमंद इंसान है। सीन बदलता है और साजन पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
वहां वो ज्वेलरी शॉप के मालिक के बेटे से संदिग्ध लोगों के बारे में पूछताछ करता है। मालिक का बेटा अरविंद का नाम लेता है, क्योंकि मालिक के अलावा वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दुकान की पूरी जानकारी है। इसके बाद सीन बदलता है और 2 पुलिस वाले अस्पताल जाकर जांच करते हैं। वहां उन्हें एक नर्स से 2 संदिग्ध लोगों के बारे में पता चलता है, लेकिन जब वो लोग उन लोगों के गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो किसी आपसी झगड़े की वजह से अस्पताल गए थे, जिससे उनका शक खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ साजन अपनी सीनियर मैडम के पास जाता है, जहां वो केस के बारे में विस्तार से पूछताछ करती है। वो साजन को निर्देश देती है कि इस तरह की जितनी भी चोरियां पहले हुई हैं उनकी जांच की जाए। साथ ही जिस रात चोरी हुई उस रात उस रास्ते से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की भी जानकारी निकाली जाए। वो ये भी बताती हैं कि ज्वेलरी शॉप का मालिक एसोसिएशन सेक्रेटरी है, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम से लगातार फोन आ रहे हैं, इसलिए केस को जल्दी से जल्दी सुलझाना जरूरी है। आगे कहानी में पता चलता है कि अरविंद कोट्टायम में अपनी आंटी के घर पर है। अब साजन ये बात बशीर को बताता है और कहता है कि मालिक के बेटे को पूरा शक अरविंद पर है, इसलिए उसका फोन ट्रैक करना चाहिए। तो बशीर कहता है कि उसे नहीं लगता कि मामला सिर्फ अरविंद पर खत्म होगा। फिर भी साजन उसका फोन ट्रैक करवाता है। ट्रैकिंग के बाद पता चलता है कि अरविंद साजन की लोकेशन से केवल 15 मिनट की दूरी पर है और वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। इसी बीच साइबर एक्सपर्ट साजन को राहुल यानी ज्वेलरी शॉप के मालिक के बेटे के बारे में भी अहम जानकारी देता है। वो बताता है कि राहुल का व्यवहार संदिग्ध है, क्योंकि चोरी के समय उसने अश्वथी नाम की लड़की को फोन किया था और अगले दिन जांच के दौरान भी उसने उससे लगभग 90 मिनट तक बात की थी। आगे ये भी पता चलता है कि अश्वथी के नंबर से किसी और को कॉल नहीं गया और एक मैसेज भी किया गया जो सिर्फ राहुल को ही भेजा गया था। इन सारी बातों को सुनने के बाद साजन अरविंद की मूवमेंट के बारे में पूछता है। अब कुछ ही देर में साजन को अरविंद मिल जाता है और अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। पुलिस वाले अरविंद से सख्ती से पूछताछ करते हैं और उससे बार बार वही सवाल पूछते हैं कि आखिर चोरी क्यों की। इस पर अरविंद थोड़ा घबराया हुआ लेकिन आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि मैं चोरी क्यों करूंगा, जब मैं 18 साल का था तभी से उस दुकान में काम कर रहा हूँ। पूरे 10 साल मैंने उस दुकान को दिए हैं, अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। पुलिस वाले फिर से उसी सवाल को दोहराते हैं और उस पर दबाव बनाते हैं, लेकिन अरविंद अपनी बात पर कायम रहता है। वो कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। इसके बाद अरविंद अपनी कहानी विस्तार से बताता है। वो कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसी प्यार की वजह से वो मुसीबत में फंस गया। उस लड़की की बहन की शादी में अरविंद को मजबूरी में 20 तोला सोना देना पड़ा था। लड़की ने उससे वादा किया था कि जैसे ही उनका लोन पास होगा वो पूरा पैसा लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो लोग पैसे वापस नहीं कर सके। अब इसी बीच जब ज्वेलरी शॉप के मालिक को सोने की कमी के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना पूरी बात जाने अरविंद को ही दोषी मान लिया। अरविंद बताता है कि उसने उनसे थोड़ा वक्त भी मांगा था ताकि वो पैसे का इंतजाम कर सके, लेकिन उसे वो मौका नहीं दिया गया। वो पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए वो किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। उसकी बातों में सच्चाई झलकती है, जिसे देखकर बशीर और साजन उसकी बात मान लेते हैं और फिलहाल उसे जाने देते हैं। सीन बदलता है और बशीर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां साजन कुछ पुलिस वालों को जरूरी निर्देश दे रहा होता है। वो कहता है कि सभी को अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे समय में चोरी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। वो ये भी कहता है कि वो लगातार जवाब देते देते थक चुका है, इसलिए अब कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। तभी बशीर एक पुलिस वाले के साथ साजन के पास आता है। वो पुलिस वाला बताता है कि फॉरेंसिक जांच में कोई खास सुराग नहीं मिला है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो नए लोगों के हैं। ये सुनकर साजन तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि अगर फिंगरप्रिंट नए लोगों के हैं तो हमें मजदूरों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाहर से आए नए लोगों का इसमें हाथ हो। दोस्तों, ये वीडियो पॉसिबल हुआ है क्रिएटिव गाइड स्टूडियो की वजह से। अगर आप भी अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड रहते हो कि स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, एडिटिंग कैसे होगी, चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, या फिर चैनल बना लिया है पर व्यूज नहीं आ रहे, तो ऐसे में क्रिएटिव गाइड स्टूडियो आपके लिए एक वन वे सोल्यूशन है। यहाँ से आप बिना हैसल के अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। पूरी टीम आपको गाइड करेगी और आपके बजट के हिसाब से आपके कंटेंट को फॉर्म करेगी। अब वैसे तो ये फीस लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए सिर्फ हमारे व्यूअर्स को इनसे जुड़ने का फ्री में मौका मिल रहा है। इसलिए इस वीडियो के बाद इनके व्हाट्सएप पर हाय लिखो और क्वेरी लिखो। इनका व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्रिएटिव गाइड स्टूडियो क्विज।
इसका जवाब आपको कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारी इंस्टा आईडी पर भेज देना है और इंस्टा आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्विज के विनर को मिलेगा डायरेक्ट इंस्टेंट रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ यूपीआई पेमेंट, जो हम 48 घंटे के अंदर अनाउंस करेंगे अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर। सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट एंड स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी विद क्रिएटिव गाइड स्टूडियो। इसके बाद सीन बदलता है, जहां दो पुलिस वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि दो लोग ऐसे हैं जो मजदूरों को काम पर रखते हैं और उनके पास मजदूरों की पहचान से जुड़े दस्तावेज भी होते हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आता है कि 4 मजदूर इस समय मौजूद नहीं हैं, जो शक के दायरे में आते हैं। उनमें से 2 मजदूर बंगाल के हैं और 2 झारखंड के रहने वाले हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और इस बार पुलिस स्टेशन में कुछ लड़कों को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए गाड़ियों की जांच की जा रही होती है। पुलिस हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रही होती है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। तभी वहां राहुल पहुंचता है, जिसे साजन ने पूछताछ के लिए बुलाया होता है। राहुल से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो अश्वथी नाम की लड़की से प्यार करता है, जिससे वो लगातार बात कर रहा था। साजन और बशीर उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिलहाल उसे जाने देते हैं, लेकिन उसके व्यवहार को लेकर उनके मन में हल्का सा शक जरूर बना रहता है, जो आगे चलकर कहानी में नया मोड़ ला सकता है। सीन बदलता है और अब बशीर शफीक नाम के एक लड़के को बुलाता है, जिसे गाड़ियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी होती है और वो ऐसे मामलों में पहचान करने में माहिर माना जाता है। साजन के साथ बैठकर बशीर शफीक को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उससे गाड़ियों के बारे में विस्तार से पूछताछ करता है। फुटेज को ध्यान से देखने के बाद शफीक बताता है कि ये वैन लोकल इलाके की नहीं है और उसने इसे सिर्फ 1-2 बार ही पहले देखा है, यानी ये गाड़ी बाहर से आई हुई लगती है। ये जानकारी सुनकर साजन तुरंत सतर्क हो जाता है और शफीक से कहता है कि वो किसी भी तरह से इस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करे। साथ ही वो बशीर को निर्देश देता है कि गाड़ी की फोटो बाकी सभी पुलिस वालों को भेज दी जाए, ताकि हर जगह से इसकी जानकारी जुटाई जा सके और जल्दी सुराग मिल सके। तभी सीन बदलता है और उन 2 पुलिस वालों का फोन बशीर के पास आता है, जो प्रवासी मजदूरों के बारे में जांच कर रहे थे। वो साजन को उन गायब मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि 4 मजदूर इस समय लापता हैं। ये सुनकर मामला थोड़ा और गंभीर लगने लगता है। फिर सीन बदलता है, जहां बशीर उन मजदूरों के फोन नंबर ट्रैक करवाता है। ट्रैकिंग के बाद पता चलता है कि वो मजदूर वारदात होने से काफी पहले ही शहर छोड़ चुके थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि उन मजदूरों का इस चोरी में कोई हाथ नहीं है और पुलिस का ध्यान अब किसी और दिशा में जाता है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है और कहानी में आगे 2 पुलिस वाले उस गाड़ी का पता लगाने के लिए एक आदमी के पास पहुंचते हैं, जिसे इलाके की गाड़ियों के बारे में जानकारी होती है। वो आदमी बताता है कि ये गाड़ी मूकन नाम के व्यक्ति की है, जो अपनी वैन किराए पर देता है। ये सुनते ही पुलिस वाले तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और साजन को मूकन के बारे में बताते हैं। साजन जब मूकन के बारे में पता करता है तो पुलिस वाला कहता है कि वो 1 नंबर का बदमाश है और कई गैर कानूनी कामों में शामिल रहा है। ये सुनकर साजन तुरंत मूकन को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी पुलिस वाला कहता है कि मूकन तक पहुंचने के लिए एक रिक्शा ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। साजन हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि सुमित नाम का एक रिक्शा ड्राइवर मूकन का खास आदमी है और वही उन्हें उसके ठिकाने तक ले जा सकता है। इसके बाद साजन, बशीर और बाकी पुलिस वाले सुमित के पास पहुंचते हैं और उसे मूकन का पता पूछते हैं। साथ ही उसे मजबूर करते हैं कि वो उन्हें वहां तक लेकर जाए। सुमित के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पुलिस की बात मान लेता है। पुलिस जब मूकन के घर पहुंचती है तो वहां से एक औरत बाहर आती है। पुलिस के बार बार पूछने पर भी वो यही कहती रहती है कि यहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं और कोई मर्द नहीं है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ड्रामा करने लगती है ताकि पुलिस वहां से चली जाए, लेकिन पुलिस वाले भी अड़े रहते हैं और वहां से हटते नहीं। काफी देर तक बहस और हंगामे के बाद आखिरकार घर के अंदर से मूकन बाहर आ ही जाता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस वाले उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और रास्ते में ही उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ में मूकन बताता है कि उसने वो गाड़ी किराए पर दी थी। जब पुलिस उससे पूछती है कि गाड़ी का नंबर क्यों बदला गया था, तो मूकन कहता है कि ये उसका काम नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने गाड़ी ली थी उन्होंने ही ये किया होगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे उन लोगों का पता पूछते हैं तो मूकन उन्हें एक एड्रेस बता देता है। पुलिस तुरंत उस पते पर पहुंचती है और वहां के मकान मालिक से बात करती है।
बातचीत के दौरान उन्हें उन संदिग्ध लोगों के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल जाती है। जब पुलिस उस ठिकाने पर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक बैग में कुछ सोना और कुछ डिब्बे मिलते हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि वो लोग इस चोरी में शामिल थे। इससे केस एक नई दिशा में आगे बढ़ता है और पुलिस को लगता है कि अब वो असली गुनहगारों के काफी करीब पहुंच चुके हैं। और यहीं से सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां साजन सीनियर मैडम के ऑफिस में सब कुछ बताता है। साजन बताता है कि जिस आदमी ने गाड़ी भाड़े पर ली थी, हमने उसके घर सर्च ऑपरेशन किया और वहां कुछ सबूत भी मिले हैं। आगे साजन कहता है कि वो लोग 5 लोगों के ग्रुप में हैं, जो धनगंज से हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। सीनियर मैडम कहती हैं कि उन्हें मौजूदा टीम के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। अब सीन यहां से बदलता है और साजन धनगंज जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी सीनियर मैडम का कॉल आता है और वो कहती हैं कि उन्होंने धनगंज के एसपी से बात कर ली है। इसी के साथ सीनियर मैडम कहती हैं कि साजन, लेकिन तुम्हें धनगंज में अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कुछ साल पहले कुछ पुलिस वाले वहां रेड के लिए गए थे। तभी गांव वालों ने उन पुलिस वालों को मार दिया था। इसके आगे कहानी में दिखाया जाता है कि साजन अपनी टीम के साथ धनगंज के लिए रवाना हो गया। धनगंज पहुंचकर साजन और उसकी टीम को धनगंज के एसपी से मिलना था। एसपी से मिलने के लिए साजन और उसकी टीम को काफी देर इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद साजन एसपी से मिलता है। एसपी सभी चीजों की जिम्मेदारी धनगंज के एसएचओ पर डाल देते हैं, ये कहकर कि वो सब संभाल लेंगे। लेकिन धनगंज के एसएचओ से भी साजन और उसकी टीम को कुछ खास मदद नहीं मिलती। एसएचओ भी मनोज नाम के पुलिस वाले पर सारी जिम्मेदारी डाल देता है और साजन और उसकी टीम से कहता है कि अगर मनोज से काम करवाना हो तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा, यानी उसे गिफ्ट्स देने होंगे। आगे सीन में मनोज आरोपी के बारे में जानकारी के लिए कहता है कि वो एक आदमी से बात करके कल तक बताएगा। तभी साजन और उसकी टीम उसे गिफ्ट देती है। मनोज भी खुशी खुशी गिफ्ट ले लेता है और अपना पूरा सहयोग देने का वादा करता है। साजन और उसकी टीम एक दिन तक इंतजार करती है। उसके बाद अगले दिन ही साजन और उसकी टीम मनोज के साथ उस आदमी के पास जाते हैं जिसके बारे में मनोज ने बताया था। वो आदमी फोटो आईडी देखकर सभी 5 लोगों को पहचानता है और उनके बारे में साजन और उनकी टीम को बताता है। वो कहता है कि उनमें से एक का नाम यादराम है, जो अमित शर्मा के लिए काम करता है और वो चोरी डकैती भी करता है। बाकी 2 लोगों के नाम संधू और सुखराम बताता है और एक का नाम नेतराम बताता है, जो बजरंगी के साथ मिलकर कच्ची शराब का काम करता है। मनोज बजरंगी को जानता था, इसलिए मनोज साजन से कहता है कि जल्दी ही नेतराम हमारे पास होगा। मनोज बजरंगी के पास साजन और उसकी टीम को लेकर जाता है, ये कहकर कि उन्हें कच्ची शराब चाहिए। बजरंगी को जब थोड़ा भरोसा होता है तो वो नेतराम को फोन करता है। तभी वहां नेतराम आता है और इस तरह साजन और उसकी टीम को नेतराम मिल जाता है। साजन और उसकी टीम तुरंत नेतराम को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उससे पूछताछ करती है। देर तक पूछताछ होने के बाद पता चलता है कि यादराम नेतराम का बड़ा भाई है और संधू और सुखराम उनके रिश्तेदार हैं। अमित शर्मा इन सब का मुखिया है, जो गुजरात में रहता है और इन्हें चोरी और डकैती जैसे कामों में धकेलता है। यादराम इस वक्त अमित शर्मा से मिलने ही गया होता है। इसके साथ ही वो 5वां इंसान मल्लिका होती है, जो केरल में इन लोगों के साथ ही रहती थी। पूछताछ में पता चलता है कि अगले दिन नेतराम की बहन की शादी है और सोने की चोरी का एक हिस्सा अमित शर्मा को दिया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि ज्वेलरी शॉप से सोने की चोरी यादराम और उसके साथियों ने ही की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अमित शर्मा, जो सोने का एक हिस्सा ले चुका है, उसे पुलिस कैसे पकड़ेगी। अब आगे होता यह है कि रात हो जाती है। पुलिस स्टेशन के एसएचओ कहते हैं कि नेतराम को पुलिस स्टेशन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसे यहाँ से हटाना होगा। साजन और उसकी टीम नेतराम को अपने होटल ले आती है, जहाँ वो लोग ठहरे होते हैं। साजन अपने टीम मेंबर्स को सावधान रहने के लिए कहता है। पुलिस वाले बारी बारी से रात भर नेतराम पर नजर रखते हैं। अगले दिन ही धनगंज पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों के साथ मिलकर साजन और उसकी टीम के लोग धनगंज के लिए निकल जाते हैं। साजन अपने एक टीम मेंबर को नेतराम के साथ छोड़ देता है और वो लोग धनगंज नहीं जाते। साजन और उसकी बाकी टीम धनगंज पहुंचकर गांव में फैल जाती है और गांव में घूम घूम कर देखने लगती है। वो लोग अपने साथ कैमरा भी लेकर जाते हैं और उस गांव की एक एक तस्वीर लेते हैं। गांव देखने में बहुत ही पिछड़ा और बंजर लग रहा होता है। गांव में ज्यादातर औरतें दिखाई दे रही थी। सभी पुलिस वाले अलग अलग जगहों पर गांव का निरीक्षण कर रहे थे और वहां की औरतें भी पुलिस वालों को घूर रही थी। हालांकि पुलिस वालों ने अपनी पहचान बदल ली थी। गांव देखते देखते अचानक एक तरफ से औरतों का एक झुंड पुलिस वालों की तरफ आने लगता है। पुलिस वाले उन औरतों को देखकर डर जाते हैं।
क्योंकि उनके हाथों में हथियार जैसे डंडे और कुल्हाड़ी होते हैं। पुलिस वाले समझदारी दिखाते हुए वहां से यानी धनगंज से निकल जाते हैं और वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर साजन देखता है कि नेतराम की बीवी और बहन उसकी रिहाई के लिए आई होती हैं। नेतराम की बीवी साजन को घूर रही होती है। पुलिस वाले उन औरतों को वहां से भेज देते हैं। सीन में आगे साजन सीनियर मैडम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ के पुलिस वाले बहुत ही ढीले हैं। साजन आगे कहता है कि मैम, आप एसपी सर से बात करके रेड की परमिशन के लिए दबाव बनाइए। उसके बाद साजन बशीर से बात करता है। बशीर एकदम बेफिक्र होता है और उसे लगता है कि वो उन चोरों को पकड़ लेंगे। साजन भी बशीर की इस बेफिक्री को देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। कुछ देर के बाद अगले ही सीन में धनगंज पुलिस स्टेशन का एसएचओ आता है और साजन को बताता है कि रेड की परमिशन मिल गई है। ये बात सुनते ही साजन तुरंत अपने टीम मेंबर्स के पास जाता है, उन्हें ये खबर देता है और सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। सभी टीम मेंबर्स जल्दी जल्दी अपने बैग पैक कर लेते हैं और होटल छोड़ देते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। रेड से पहले एसएचओ सभी टीम मेंबर्स को पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है कि गांव में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से उन्हें अंदर भी जाना है और बाहर भी निकलना है। एसएचओ आगे बताता है कि जैसे ही वो गांव में प्रवेश करेंगे वो 4 हिस्सों में बट जाएंगे। हर टीम में एक केरल पुलिस का सदस्य होगा और बाकी धनगंज के पुलिस वाले होंगे। वो सभी को सख्त हिदायत देता है कि कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी रेड के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नेतराम को पुलिस स्टेशन में ही साजन के एक टीम मेंबर के साथ छोड़ दिया जाता है जो उस पर नजर रखता है। बीच बीच में बशीर फोन करके उस पुलिस वाले को सतर्क भी करता रहता है कि कहीं नेतराम भाग ना जाए। साजन अपनी टीम के साथ रेड के लिए निकल ही रहा होता है कि बीच में मनोज भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। मनोज साजन और बाकी टीम मेंबर्स से मिलकर बताता है कि आज रेड करना संभव नहीं है क्योंकि गांव में शादी का माहौल है। ये सुनकर साजन और उसकी टीम वापस लौटने का फैसला करते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ लौट आते हैं। दूसरी तरफ कहानी में दिखाया जाता है कि नेतराम के पेट में तेज दर्द हो रहा होता है। पुलिस वाला उसे बाथरूम जाने की अनुमति दे देता है। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आता तो पुलिस वाला जाकर चेक करता है और उसे पता चलता है कि नेतराम बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग चुका है। ये खबर मिलते ही साजन और उसकी टीम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साजन गुस्से में होता है और वो उस पुलिस वाले को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। एसएचओ बीच में आकर साजन को शांत कराता है और उसे अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस वाले की निगरानी में नेतराम था उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है और वो खुद को दोषी मानने लगता है। अब अगला दिन आता है तो साजन उस पुलिस वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था, इसलिए वो उसकी बातों को दिल पर ना ले। साजन उसे आराम करने और खाना खाने के लिए कहता है। वो पुलिस वाला भी उसकी बात को मानकर चला जाता है। सीन फिर से बदलता है और रात हो जाती है। सभी पुलिस वाले एक बार फिर से रेड के लिए निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी रोककर साजन बशीर से बात करने लगता है। इसी दौरान साजन अपने उसी पुराने अतीत के बारे में बात करता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में था। साजन बताता है कि उससे एक हत्या हो गई थी। इस पर बशीर कहता है कि वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन साजन कहता है कि खून खून होता है। वो बताता है कि उस भीड़ में मौजूद हर इंसान के पास हथियार था और बात करने से पहले ही उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक पल ऐसा आया जब साजन सामने आ गया और उसने गोली चला दी। जब तक वो समझ पाता कि क्या हुआ, उसे एहसास हुआ कि जिस पर उसने गोली चलाई थी वो एक बच्चा था। उसे इस बात का गहरा पछतावा होता है कि उसने गोली सीधे सीने में मारी थी, पैरों में नहीं। वो खुद से सवाल करता है कि उसे उस बच्चे को मारने का हक किसने दिया, उसकी वर्दी ने? साजन बताता है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। उसके इस गुनाह का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो सच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कुछ समय के बाद मनोज भी रेड के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद साजन अपनी टीम के साथ धनगंज गांव की तरफ बढ़ता है। गांव के गेट पर पहुंचकर पुलिस वाले ईंट से ताला तोड़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। फिर वो प्लान के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और एक एक करके रेड शुरू करते हैं। पुलिस वाले हर घर में घुसकर सभी मर्दों को पकड़ने लगते हैं। इसी दौरान गांव के बाकी लोग और औरतें भी जाग जाती हैं। जैसे ही पुलिस को इसका एहसास होता है, वो अपनी समझदारी से सभी मर्दों को लेकर गांव से बाहर निकल जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। हालांकि गांव की औरतों ने पुलिस वालों को देख लिया होता है, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती हैं।
इससे पहले ही साजन और उसकी टीम सभी चोरों की पहचान कर चुकी होती है और इस तरह अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद साजन और उसकी टीम होटल पहुंचती है। तभी उन्हें फोन पर खबर मिलती है कि गांव की औरतें पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। ये सुनकर पुलिस वाले होटल के पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन मूवी के आखिरी में एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ रहे होते हैं। हालांकि उसके तुरंत बाद ही फिल्म खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो आदमी कौन था। ऐसा लगता है कि भाई इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आएगा और शायद उसी में इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्विज का जवाब कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि शायद अगला यूपीआई रिवॉर्ड आपके लिए हो। और अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो क्रिएटिव गाइड स्टूडियो का व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो कॉलिंग और डिस्कशन के लिए इनकी कुछ नॉमिनल फीस है, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए ये सब है फ्री फ्री फ्री। इसीलिए अगर आपका ऑलरेडी कोई चैनल है जो चल नहीं रहा या नया चैनल शुरू करना चाहते हो तो अभी के अभी इनके व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेज दो। और हाँ, अगर आप भी हमारे इस तेजी से ग्रो करते चैनल पर अपना ब्रांड प्रमोट करके ग्रो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट करें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।